बहुत सारी ताकतें होती है ना, किसी को नंबर 1 बना दिया, किसी को नंबर 2 बना दिया, क्या पता नाम का चीफ मिनिस्टर बना दे रेखा गुप्ता को, सारी पावर मंत्रालय में बांट दें। केजरीवाल था तो कोई उसने वो नहीं ले रखा था, कोई मंत्रालय नहीं ले रखा था अपने अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि नाम का चीफ मिनिस्टर हो और असली पावर मंत्रियों के पास हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार जो बनने वाली है। क्या जो रेखा गुप्ता डिसाइड किए हैं सीएम कैंडिडेट किसकी पसंद है, आरएसएस की पसंद या मोदी जी की पसंद। लगभग 10 दिन हो गए चुनाव परिणाम आए, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद एक दिन पहले, वो भी रात को एक दिन पहले कैंडिडेट डिसाइड किए हैं। हमारे साथ हैं मनोज स्वराजी जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और एक खास बात ये बता दें और उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि ये भी गुप्ता जी हैं और रेखा गुप्ता जी भी सीएम बन गई हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतने 10 दिन के जद्दोजहद के बाद लेट नाइट कैंडिडेट क्यों डिसाइड किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो लोकतंत्र है आपको समझना पड़ेगा वो चलता कैसे है और लोकतंत्र को चलाया कैसे जाता है। दूसरी बात, एक और बात कहूँगा कि आपने मुझे मुबारकबाद दी तो आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि मैं किसी कम्युनिटी, किसी जाति से मुझे सरोकार नहीं होता, ना मुझे जुड़ाव होता। मैं बात करता हूँ जो सच होता है वो, और वो सीएम बन जाएं, पीएम बन जाएं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो कठपुतली हैं। क्योंकि उनके रेखा गुप्ता के बेस पर अगर आप क्रिटिसाइज़ करने की बात करेंगे, आज तो शुभ दिन है भाई, रेखा गुप्ता बनी है। आप कह रहे हो शुरू से ही मनोज जी आप तो क्रिटिसाइज़ करने लगे। रेखा गुप्ता को कौन जानता था? मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, और जब मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो मोदी जी ही डिसाइड करेंगे। मोदी जी ने डिसाइड किया, सीएम जो भी है, केजरीवाल था तो केजरीवाल अपने लेवल पे था। आप कह रहे हैं मोदी जी डिसाइड करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोदी जी डिसाइड करते तो एक हफ्ते पहले डिसाइड कर देते। ये आरएसएस की पसंद है, पहली पसंद है। अब हो सकता है आरएसएस की पसंद हो सकता है मोदी जी की पसंद हो सकता है अमित शाह की पसंद हो, लेकिन मोटी मोटी बात जो सामने देखने में आ रही है, मोदी जी का विदेश दौरा था, आपने देखा, तो पहले ही कह दिया गया था कि 10 दिन लगेंगे इस काम के लिए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कहा गया था, पहले ही ये डिसाइडेड था कि 10 दिन के बाद अनाउंस करेंगे। नाम तो पहले ही डिसाइड हो गया था, पहले ही डिसाइडेड था। और रेखा गुप्ता को मेयर बनाने की भी बहुत कोशिश की गई थी, तो उन पर दाव बीजेपी बहुत पहले से लगा रही थी। अगर राजनीतिक आंकड़ेबाजी की देखें तो एक महिला को भी बनाने का प्रेशर था, तो इसलिए भी वो फिट हो रही थी। अपने गुणों से फिट नहीं हो रही, जो उनको जो नेचुरल प्रकृति ने गुण दिया, एक महिला होना प्रकृति के बस में है। महिला पुरुष होना उनकी कोई लीडरशिप के कारण उनको नहीं मिला है, प्रकृति ने जो उन्हें गुण प्रदान किए, जैसे वो महिला होना, अब वो महिला भी थी, ठीक है। दूसरा, वो किसी और पर्टिकुलर काम में कर रही थी, उनको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं बन रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो ये राजनीति की दुनिया के अंदर लीडरशिप नहीं होती है, इसके अंदर गुलाम होते हैं, और जो सबसे प्यारा गुलाम होता है उसको उठा लिया जाता है, या फिर राजा बैठा है ना खाता ना भाई, जो मोदी जी कहें वही सही। या कहने वाले ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी कमजोर पड़ते जा रहे हैं और आरएसएस हावी होता जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं कुछ, क्योंकि वो महिला विंग की आरएसएस मेंबर कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये विपक्षी होते हैं ना, इनको ऐसे कहने की जरूरत होती है। अभी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में भी बातें करने लगेंगे। अब कौन हावी हो रहा है, क्या हो रहा है, बीजेपी का मैटर है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर बड़ी, अगर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। रेखा गुप्ता बनी सीएम, रेखा गुप्ता बनी, एक टीम वर्क था रेखा गुप्ता का, तो सीएम बनने का कोई उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा नहीं गया था। प्रवेश वर्मा भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने केजरीवाल को हराया, पार्टी के लिहाज से अच्छा बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। विजेंद्र गुप्ता लगातार, तब जब 67 सीटें थी आम आदमी पार्टी की, तब से वो विधायक रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। और उसके साथ साथ आप और एक और सिरसा को ले लो, सिरसा, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जीते मतलब अच्छा काम करने का मतलब उनका भी एक कम्युनिटी को उन्होंने अपील किया, और गुरुद्वारे के वो प्रबंधन कमेटी में भी रहे हैं।
कहने का मतलब है ये टीम वर्क था, छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, सबने मिलकर लड़ ली। अब देखो, अगर आप इसे देखोगे तो कितना सलीके से सबको एडजस्ट किया गया है। परवेश वर्मा को भी नहीं फेंका गया। अब परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं, लोग कहने वाले कह रहे हैं कि गालीबाज को, जो गालीबाज विधायक है उसको वो बना दिया चीफ मिनिस्टर, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। देखिए, कौन दिन भर विपक्षी, क्या केजरीवाल गालीबाज नहीं था? क्या मनीष सिसोदिया गालीबाज नहीं था? क्या आतिशी मार लेना गालीबाज नहीं थी? सब गालीबाज है, दूसरे को गालीबाज कहते हैं लेकिन खुद भी गालियां देते हैं। और गालियां देने का मतलब है किसी को अपशब्द बोलना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, गालियां। किसी के पास भाषा की शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। अब कुमार विश्वास जैसा आदमी है, उसके पास भाषा के शब्द हैं, गाली तो वो भी देता है लेकिन वो अलंकृत गाली देता है। कोई सीधा साधा सच्चा आदमी होता है, सीधा स्पष्ट बोल देता है। आजकल सच्चे आदमी पसंद नहीं है लोगों को। अगर मैं गाली दे रहा हूँ यानी सच कह रहा हूँ, जो मेरे मन में है। गाली कब दी जाती है? एकदम अंदर से निकलती है, उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता। सुंदर सुंदर शब्द में दिमाग लगाया जाता है, गाली में दिमाग नहीं। गाली तो इमोशन से आती है, जो अंदर है वैसी निकलेगी। अगर मैं आपको बुरा समझ रहा हूँ तो मैं सीधा, आप मेरा अभिव्यक्ति हो गई गाली से। तो गाली देने वाला आदमी तो सच्चा होता है। आप उसको चाहे कुछ गलत बोलो, सही बोलो, अलग विषय है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पता है कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं। अब एक को निकालूंगा तो दूसरे लोगों को भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परवेश वर्मा को फेंक दिया गया, विजेंद्र गुप्ता को फेंक दिया गया, या सिरसा जी को फेंक दिया गया, या फिर कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली में जब दंगे हुए तो उनका नाम काफ़ी आया कि भाई उनके खिलाफ पूरी एक कम्युनिटी खड़ी हो गई कि ये ही इस दंगे किसने किए सबको पता है। कपिल मिश्रा के खिलाफ आ गए कि भाई ये दंगा इसकी वजह से इसने बयान दे दिया, तो उसको भी एडजस्ट किया गया। कहने का मतलब ये है, जब पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे लीडर्स को एडजस्ट करती है, पहला दूसरा तीसरा नंबर हो सकता है, कैबिनेट में होंगे, क्या पता मंत्री पद मिले उनको, तो सबको एडजस्ट करेगी ना। नाम आ रहे हैं, आपने देखा 6 मंत्रियों में एडजस्ट करेगी। शुरू में मैंने आपको मुबारकबाद दी तो आपने बोला कि मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन नहीं, जाति है कि जाति नहीं है, मैं उसी पे बात कहूँगा। कहीं ना कहीं केजरीवाल भी मतलब गुप्ता है और रेखा गुप्ता भी है, इसीलिए तो नहीं कि केजरीवाल को काउंटर करने के लिए गुप्ता कम्युनिटी उतारी हो। ऐसा कहीं कोई किसी ने कहा कि गुप्ता बनाओ, या गुप्ता समाज से कहीं आवाज आई थी? नहीं, केजरीवाल को काउंटर करने के लिए। केजरीवाल क्या गुप्ता समाज का नेता था? क्या बनियों ने उसे वोट दिया था? वो राज्यसभा में उन्होंने, आप जिस खांचे में फिट करना चाह रहे हो ना, आपका भी सही है, आपका अपना परसेप्शन है। देखो, राजनीति जो होती है, आप कहीं कितना भी निकाल दो, राजनीति जो होती है जाति पर आधारित होती है। आपने देखा होगा जब वोट बांटते हैं, देखते हैं कितनी जाति है, कितने वोट है। देखिए मैं इसको और करेक्ट करता हूँ, मैं इस तरह इसको और अच्छी तरह से करेक्ट करता हूँ। जाति भी एक फैक्टर है, जाति भी एक कारण है, लेकिन राजनीति जाति पर ही आधारित होती है ऐसा नहीं है। राजनीति धर्म पर भी होती है, राजनीति एक फैक्टर, राजनीति भाषा पर भी होती है। ऐसे दिल्ली के अंदर जाति का फैक्टर नहीं चलता है, क्योंकि दिल्ली है ना मिक्स भारत है। दिल्ली के अंदर पूरी देश दुनिया समाज का अब तुम कहो कि गुर्जर को बना दे तो जाट को बना दे। कहने वाले मोदी ये कह रहे थे कि मोदी जी स्ट्रांग होते तो पूर्वांचली को वो चीफ मिनिस्टर बनाते। अब पूर्वांचली देखो, वो भी एक फैक्टर है, आपने खुद ही बताया। पूर्वांचल भी एक फैक्टर है, तो पूर्वांचली जैसे कपिल मिश्रा हैं, पूर्वांचली हैं, वो उनको कैबिनेट में लिया जा रहा है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने मेरी बात रोकी, जाति वाली बात का मैंने जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि जाति भी आपकी बात मानी, लेकिन मैं पूर्णतः जाति पर ही नहीं होता डिसीजन बहुत सारी चीजों, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मोटी बात यह है कि बीजेपी ने अपने सिस्टम के अंदर सबको एडजस्ट किया, यानी किसी को फर्स्ट बनाया, किसी को सेकंड बनाया, किसी को थर्ड बनाया, किसी को फेंक तो नहीं दिया। परवेश वर्मा को निकाल के कि तू अब आएगा ही नहीं, या विजेंद्र गुप्ता को, उनको स्पीकर की बात चल रही है कि भाई स्पीकर बनाएंगे। तो सबको कहीं ना कहीं, सत्ता में बहुत सारी ताकतें होती है ना, किसी को नंबर 1 बना दिया, किसी को नंबर 2 बना दिया, क्या पता नाम का चीफ मिनिस्टर बना दे रेखा गुप्ता को, सारी पावर मंत्रालय में बांट दें। केजरीवाल था तो कोई उसने वो नहीं ले रखा था, कोई मंत्रालय नहीं ले रखा था अपने अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि नाम का चीफ मिनिस्टर हो और असली पावर मंत्रियों के पास हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ, वो सबको एडजस्ट करती है अपने अंदर, लेकिन देश का लोकतंत्र सबको एडजस्ट क्यों नहीं करता? अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। बीजेपी से भी कुछ लोग जीते हैं, आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग जीते हैं, लेकिन इस देश के लोकतंत्र ने आम आदमी पार्टी के 20-22 MLAs को फेंक दिया। बिल्कुल उनकी कोई औकात नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, सत्ता में भागीदारी उनकी है ही नहीं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर
मोदी हो चाहे आरएसएस हो, मैं कह रहा हूँ सारे फैक्टर बैलेंस किए जा सकते हैं, तो देश के अंदर क्यों नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ 26 जनवरी बिल चाहिए। जितने जीते हुए सबने जिता के भेजा, जनता ने सबको जिता के भेजा है ना, वो एमएलए है ना दिल्ली के, तो उनको भी सरकार में भागीदारी क्यों नहीं? ये एक मेरा यक्ष प्रश्न है। कुछ ही लोग क्यों चलाएंगे? 44 ही को चलाएंगे, 70 क्यों नहीं चलाएंगे? जनता ने तो सबको जिता के भेजा है, वो माना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हो गए। फंड होता है उनके लिए, उसके साथ नहीं फंड, अरे फंड तो सभी एमएलए के पास है। मैं कह रहा हूँ एक एमएलए, तुम भी जीते हुए एमएलए हो, मैं भी जीता हुआ एमएलए हूँ, तुम किसी पर्टिकुलर पार्टी से हो, इस वजह से तुमको एक्सट्रीम पावर मिल जाएगी क्या? और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं हूँ। जनता ने किसको वोट दिया है? एमएलए को दिया है ना। पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ती ना संविधान की तरह। संविधान में व्यक्ति चुनाव लड़ता है और पार्टियों को तो नाम भी नहीं आता, सिर्फ सिंबल दिए जाते हैं लोगों को उनकी पहचान के लिए, और पार्टियां उसको बैकअप करती हैं। संविधान जब बनाया गया था तो व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया गया था, ना कि पार्टियों को ध्यान में रख के बनाया गया। बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। बाबा साहब समझते थे कि व्यक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टियां गैंग बन जाती हैं। अब ये गैंग नहीं है, किसी को भी उठा रहे हैं, किसी को भी बना रहे हैं मुख्यमंत्री। ये आप कह रहे हैं, जो मंत्रालय की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ मंत्रालय, जैसे उड्डयन मंत्रालय, जबकि जहाज है नहीं मंत्रालय, खर्चा बढ़ रहा है। हाँ। तो बीजेपी तो सरकार में आई तो ये कह के आई थी कि हम मंत्रालय को छोटा करेंगे और सरकार का खर्चा कम करेंगे। आप उल्टे खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्यों ना बढ़ाएं? एक बात बताओ, सरकार का खर्चा कम करने से और बढ़ाने से मतलब नहीं है, सरकार में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब जैसे सरकारें फ्री काम करती हैं, बहुत सारा सब्सिडी देती हैं, ट्रेन चलाती हैं, घाटे में भी चलाती हैं। क्यों चलाती हैं? ये तो खर्चा हो रहा है, बंद कर दो। इसलिए चलाती हैं कि पब्लिक का वेलफेयर हो। आप समझ रहे हो, सरकारों का काम खर्चा और लाभ जो है ना, ये व्यापारियों का काम। जो आप कह रहे हैं कि सबकी भागीदारी हो, उसमें पब्लिक का क्या कल्याण होगा? वो तो खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या कैसी बात कर रहे हो आप? देश दिल्ली ये दिल्ली की सरकार नहीं है। मंत्री की सुविधा देनी पड़ेगी, सबको गाड़ी देनी पड़ेगी। अरे क्या दिक्कत है? सबका एक्सटर्नल खर्चा होगा। क्या दिक्कत है? क्या फायदा होगा? आप मैं फायदा बताता हूँ आपको। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी को 46% वोट मिला है। कितना परसेंट वोट मिला है? 40%। 40% लोगों की सरकार है ये, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिनको बीजेपी पसंद नहीं है, उनको क्या कर देगा बीजेपी वाला काम? कह देगा, यूपी में तो बोल देते हैं, तू हमारी जात का नहीं है, तूने हमें वोट नहीं दिया, चल भाग जा यहाँ से। गवर्नमेंट तो सबको काम करती है। ये तो तुम ऊपर से कह रहे हो सबका काम कर। एक बात बताओ जमन भाई, एक रोड बना रहा है, एक रोड बना रहा है। एक बात बताओ जमन भाई, एक बात बताओ मुझे, ये झूठा सच्चा, ये जो संवैधानिक भाषा या अलंकृत भाषा। एक रोड बना रहे हैं, उसमें सबके घर होते हैं ना। हाँ, रोड कहाँ बनेगी? अपोजिशन वाले भी और ना, रोड कहाँ बनेगी? आपने देखा नहीं? फॉर एग्जांपल सागरपुर का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे एरिया बटा हुआ है, ये हमारा समर्थक का एरिया है। गांव का ही ले लेता हूँ, गांव का प्रधान होता है, तो जहाँ पर जो गांव के प्रधान के अंदर जहाँ पे उसके आदमी ज़्यादा होते हैं, परसेंटेज ज़्यादा होती है, वहाँ पे रोड पक्की हो जाती है। और जहाँ जिस हल्के से उसको वोट नहीं मिलता है, उसमें सड़क ही नहीं बनेगी। अभी मैं बता दूं, लक्ष्मी नगर के अंदर, रमेश पार्क के अंदर देख लेना आप, बीजेपी का एमएलए ना, रमेश पार्क के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कोई गंदगी मिलेगी, सड़कें भी ढंग से नहीं बनेगी, कोई सुनेगा नहीं उनकी, क्योंकि उन्होंने वोट दिया ही नहीं बीजेपी को। तो अभी मुस्तफाबाद की बात कर लो, अपवाद हो गया। अपवाद नहीं है, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अच्छा ये बताओ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा ही होता है दुनिया में, ऐसा ही होता है। आपके लिए आपका बेटा या आपका बच्चा ज्यादा प्रिय होगा ना, दूसरे को बच्चे को थोड़ी ना कह दोगे। इसी तरह मैं बता रहा हूँ, जो प्रकृति का नियम है ना, जिन लोगों ने जिनको वोट दिया होता है वो पहले ही प्रिय होते हैं, अति प्रिय। जबरदस्ती तुम सबको बाप बना रहे हो। मोदी या रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली की सीएम नहीं है, वो बीजेपी की सीएम है, बीजेपी के लोगों की सीएम है, और उन्हीं का काम करेंगी। और अगर प्रधानमंत्री की बात कर लो, प्रधानमंत्री क्या पूरे देश के प्रधानमंत्री है? नहीं है। अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी प्रचार करते और बीजेपी की प्रत्याशी के लिए प्रचार करते। पीएम रहते हुए कांग्रेस के बीजेपी के लोगों के लिए कुछ लोग तो इस पे भी सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री सबका है तो फिर बीजेपी का ही प्रचार क्यों करता है? अरे तो मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं बता रहा हूँ। असली बात है कि हमें झूठ बोलना सिखा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम झूठ बोलते हैं।
जिसने जिसको वोट दिया है सीधा उसकी जिम्मेवारी उसी की तरफ है। और आपने बाकी एक कम्युनिटी की बात तो कह दी, चलो मुस्तफाबाद की बता दी, हाँ। लेकिन जैसे जहाँ मिक्स आबादी रहती है वहाँ तो भेदभाव कर ही नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा देखो, अपवाद तो हर एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि कोई बूथ किसी का मजबूत होता है, कोई बूथ किसी का मजबूत होता है। बूथों की भी आजकल डेटा आ जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई डेटा मत बताओ, छुपा लो डेटा, इससे नहीं पता चलेगा। लेकिन जाति कहाँ छुपाओगे, जाति धर्म कहाँ छुपाओगे? बहुत सारी चीजों से आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई ये वोटर किसका है। जनरली लोगों को पता लग जाता है कि फलानी जाति का है तो ये इसका वोटर होगा, दलित समाज का है तो ये इसका वोटर होगा, ब्राह्मण समाज का तो ये इसका वोटर होगा। आपने भी कहा ना, बनिया वाली बात कर दी, अब तो बनिया खुश होंगे, कहा ना आपने? नहीं, मैंने आपको सिर्फ मुबारकबाद। नहीं, आपने मुबारकबाद मुझे क्यों, रेखा गुप्ता को दीजिए, मैं थोड़ी ना बनाऊं सीएम। नहीं, रेखा गुप्ता के पास तो ना मैं जा रहा ना। अब मैंने पहले ही कहा कि किसी कम्युनिटी से जुड़कर मैं अपने आप को छोटा क्यों करूं, और मैं जुड़ता भी नहीं हूं। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन नहीं है, ये मेरी नेचर है। मैं बड़प्पन करने का मतलब मैं कुछ बड़ा दिखा रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ तो बड़प्पन होता है ना। मैं अंदर से तो एक कम्युनिटी से बाहर निकाल के यदि वो सारी कम्युनिटी की बात करता है तो ये ऐसा नहीं, ऐसा सोचता ही हूँ कुछ। मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए भी ये नहीं है कि बनिया कम्युनिटी से मैं खिलाफ हूँ। कम्युनिटी से निकालने का मतलब, देखिए मेरा नाम कम्युनिटी से निकल के मतलब देखिए मैंने रेखा गुप्ता तो अभी बनी है, मैं कभी कम्युनिटी से नहीं जुड़ा। मैं अपनी कम्युनिटी से भी, मुझे जुड़ाव नहीं होता, मुझे सबसे जुड़ाव होता है, मुझे सत्य से जुड़ाव होता है। तभी तो मैंने अपने पीछे स्वराज ही लिखा हुआ है। लिखता ना गुप्ता, मनोज गुप्ता बोलता ना, मैं नहीं बोलता अपने आप को मनोज गुप्ता। माँ बाप ने नाम दिया, गुप्ता लगा दिया, पीछे मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं स्वराजी हूँ, स्वयं पे राज करता हूँ। तो मैंने तो पहले ही घोषित कर दिया है कि भाई मैं किसी कम्युनिटी से नहीं हूँ, वरना मैं क्यों अपने नाम के पीछे लगाता। रेखा गुप्ता ने तो स्वराजी नहीं लिखा पीछे, वो तो गुप्ता ही लगाए हुए है। भैया मैंने तो पहले ही कर दिया, तो ये मेरे लिए से प्रश्न नहीं बनता। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ आपको, मैं अपने प्रश्न पर ही आता हूँ। देश के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, तब अंबेडकर भी थे उसी गवर्नमेंट में, वो तो अलग पार्टी से थे या अलग तरीके से जीत के आए थे, और उसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो वो देश की गवर्नमेंट थी, देश की ऐसी तरह से ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं है। दिल्ली की गवर्नमेंट तब होती जब आम आदमी पार्टी के अतिशी भी होती और लोग भी होते। आपको अजीब सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है जी, हमने तो उनको हराया है। इन्होंने नहीं हराया है, वो जीते हुए हैं, जनता ने उनको जिताया है। बताइए, इन्होंने नहीं हराया है। तुम एक सिस्टम या एक कानून लाकर उनको हारा हुआ घोषित कर रहे हो, असल में वो जीते हुए हैं। जो भी जीते हुए हैं ना, वो हारे हुए तो जीते हुए हैं, तभी तो सदन में जा रहे हैं। तुमने अपना एक गुट बना लिया और तुम उस एक गुट ने सत्ता हड़प ली, बीजेपी वाले गुट ने सत्ता। ऐसा होता कि बीजेपी सत्ता चलाने में उनका भी सहयोग होता है, नहीं होता, नहीं होता, पोजीशन में बैठे होते हैं नहीं, वो उनको तो टांग अड़ाने के लिए बैठाया जाता है। तो उनसे यही कहा जाता है तुम गाली दो जब कोई बिल पास होगा। तो यदि अपोजिशन नहीं होगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। इस देश में अपोजिशन चाहिए ही नहीं, इस देश के अंदर विपक्ष चाहिए ही नहीं। जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं विपक्ष चाहिए। इस देश के अंदर अलग अलग पक्ष चाहिए। विपक्ष और अलग अलग पक्ष का मतलब समझते हो? एक घर के अंदर माता और पिता पक्ष और विपक्ष हो जाएं तो क्या होगा, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के पूरक हो, तो अलग अलग पक्ष हो जाएंगे। माता का पक्ष है घर में खाना बनाना, संभालना, घर को संभालना। पिता का पक्ष है बाहर काम करना, या माता बाहर काम कर रही है तो पिता का पक्ष है कि घर का संभालना। दोनों वाइस वर्सा होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपको सूरज चंद्रमा का अपोजिट है, मैं कहता हूँ पूरक है। रात को सूरज, दिन में सूरज संभालता है दिन पूरे देश दुनिया को, और रात को चंद्रमा संभालता है। तो आपका देखने का नजरिया मात्र है, हमारा देखने का नजरिया विवक्षा के। भाई सूरज आएगा तो चंद्रमा नहीं आएगा, चंद्रमा आएगा तो सूरज नहीं आएगा। इसके दो नजरिए होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नजरिए की जरूरत है। संवैधानिक इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म किया जाना चाहिए, अलग अलग पक्ष किया जाना चाहिए। मैं बीजेपी को क्यों हटाऊं देश से, मैं कांग्रेस को क्यों हटाऊं देश से, मैं मायावती को क्यों हटाऊं देश से? सबका इस देश में, सबका देश है। वो कहते हैं बीजेपी को साफ कर देंगे, कोई कहता है कांग्रेस को साफ कर देगा। अरे भाई क्यों कर दोगे किसी को साफ? सबको सम्मिलित कर दोगे, सबको इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कांग्रेस को हटाओ, आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी को हटाओ, आप कह रहे हो बीजेपी को हटाओ, आप कह रहे हो आरएसएस को हटाओ। क्यों हटाओ? सबका देश है। सवाल मेरा ये हाँ। है कि रेखा गुप्ता का क्या कंट्रीब्यूशन है चीफ मिनिस्टर बनने में? क्या वो आरएसएस की पसंद है या मोदी जी कमजोर पड़ गए? मेरा ये सवाल था। मैं फिर जवाब दे रहा हूँ। रेखा गुप्ता का पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है कि वो एमएलए हैं, ठीक है? नहीं, वो तो स्टूडेंट लाइफ, अरे एमएलए है, अरे एमएलए है, एबीपी की प्रेसिडेंट रही है। वो छोड़िए, एमएलए है ना, 70 में से ही तो बनेंगे, 70 एमएलए में से ही बनेंगे। अब आपने ऐसा कर रखा है कि वो 70 में से 48 वाले बनेंगे, 48 में से ही बनेंगे। तो पहली बार तो 48 में तो है वो, तो इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग दावेदार है।
48 में हम दावेदार विजेंद्र गुप्ता थे। हाँ, अरे अब 48 में ही तो बात होगी। हाँ। अब आपके लिए विजेंद्र गुप्ता है, क्या डिसीजन जमन को लेना है, क्या डिसीजन मनोज को लेना है? ना विजेंद्र गुप्ता के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, अगर स्ट्रॉन्ग दावेदार थे तो विजेंद्र गुप्ता के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता। हाँ। मेरे को बात बताइए ना, क्या दिल्ली के अंदर कोई दूल्हा घोषित था? चुनाव तो मोदी जी के नाम पे हाँ, तो लड़ा फिर गया ना। मोदी जी तय करेंगे। लेकिन कहने वाले सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मोदी जी की पसंद नहीं है। अरे ये क्या? भाई मेरी बात सुनो, मोदी जी की पसंद नहीं है तो 10 दिन तक क्यों रोका गया? 10 दिन तक हुआ, मोदी जी विदेश में थे, अमेरिका में थे, 10 दिन तक घोषणा आरएसएस पहले दिन ही कर देती घोषणा। अब ये मोदी की पसंद है, आरएसएस की पसंद है, क्या पता दोनों को, एक दो आदमी एक को नहीं पसंद कर सकते क्या? जरूरी है कि विरोधी करेंगे? क्या पता आरएसएस और मोदी जी सेम लाइन पे सोचते हो, उनको दोनों को रेखा पसंद आ गई और रेखा ने बड़ी रेखा खींच दी, केजरीवाल की रेखा काट दी। सोशल मीडिया पे यही हो रहा है कि एक साल से बीजेपी सोशल मीडिया पे मैं भी तो कह रहा हूँ, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा मैं खींचातान में नहीं बन पा रहा कि आरएसएस का बनाया बीजेपी का बना। मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो उनकी राय है। सोशल मीडिया पे तो व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया पे मैं भी हूँ, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, मैं भी बात रहा हूँ। तो सोशल मीडिया पे ये भी हो रहा है जो मनोज कह रहा है। सोशल मीडिया पे 26 जनवरी बिल की भी बात हो रही है कि देश के अंदर देश की सरकार होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार होनी चाहिए। काहे को बीजेपी को और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो? देश की सरकार बनाओगे झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आम आदमी वाले चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी मिलेगा। थोड़ा कम दे दो उनको, हिस्सेदारी कम दे दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहते हो ना। दलितों को भी दिया ना रिजर्वेशन, क्यों दिया? अगर बहुमत की बात होती तो 17-18% की बात रिजर्वेशन क्यों दे दिया? वो तो हमेशा बहुमत वाला जीतता रहता दलित समाज को, लेकिन दिया, उनको एडजस्ट किया ना देश में। तो ये जो दलित हो गए हैं राजनीति में, हारे हुए दलित मान लो एक तरह से, ये हारे हुए नहीं है, ये जीते हुए हैं, लेकिन सिस्टम इनको हरा रहा है। क्यों हरा रहा है इनको? ये हारे हुए नहीं है, इनको भी काम, अच्छा काम बांटो। एक मंत्री के पास फीता काटने की भी फुर्सत नहीं है, इतना काम है। बांट दो ना, थोड़ा थोड़ा कम काम बांट दो ना सबको। 4 मंत्री बना दो, जरूरी है 3 ही बनाओगे, 7 बनाओगे? ज़्यादा लोग एक काम को ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे तो काम बटेगा ना, अच्छे से होगा ना, अच्छे से होगा ना। ये भी कहते हैं कि बड़ा राज्य होता है तो अच्छा नहीं होता, छोटे छोटे राज्य बनाने की कहते हैं ना, संविधान में लिखा हुआ छोटे राज्य अच्छे होते हैं, अच्छा प्रबंधन होता है। तो मंत्रालय छोटा करो, छोटे छोटे मंत्रालय बनाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास 70 आदमी है, तुम क्यों कम आदमियों से काम करा? एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी में 70 एम्प्लॉई हो, ठीक है, 70 विधायक हो तुम्हारे पास, और तुम 4 विधायकों को 6 विधायकों को ही काम दोगे, बाकी क्या करेंगे? झाड़ू मारेंगे? अरे सबको बराबर काम दे दो, सारे विधायक हैं, कोई तो बन गया मुख्यमंत्री और कोई टाटा फुस। ऐसे नहीं चलना चाहिए, यही लोकतंत्र की प्रॉब्लम है, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम है। इसीलिए कहता हूँ देश में 26 जनवरी बिल होना चाहिए। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार गुप्ता। हालांकि उन्होंने अपने आगे मनोज स्वराज ही लगा दिया है। बहुत सारे जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि एक जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की बात करी, लेकिन उनका मानना है शायद कि यदि पीछे से सरनेम हटा दो, जैसे उन्होंने स्वराज लगा है, तो वो मैंने मुबारकबाद दिया तो वो कह रहे मैं जाति व्यवस्था में बिलीव नहीं करता, सब समान है। तो एक ये भी व्यवस्था हो सकती है उनके तरफ से, एक अच्छी पहल है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन, मैं इसी को कुछ और कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जो मैं कह रहा हूँ ना आप उसे नहीं कह पा रहे हो। मैं फिर से समझा देता हूँ, मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं जाति रहनी चाहिए, लेकिन जिनको जाति पसंद है वो जाति में रहें। अगर मेरे को गुप्ता पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं गुप्ता लिखने के लिए। मैंने ये नहीं कह रहा किसी को ब्राह्मण पसंद है लिखे, किसी को दलित पसंद है लिखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मैं जाति खत्म करने के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। जाति के क्या नुकसान ही नुकसान होते हैं, जाति के गुण भी होते हैं, जाति से फायदा भी होता है लोगों को, ठीक है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि लोग जैसे जीना चाहते हैं, अगर कोई जातिवादी बन के जीना चाहता है तो उसको जीने का अधिकार होना चाहिए। मुझे जाति में कोई बिलीव नहीं रखता, मैं गैर जातिवादी बनकर जीना चाहता हूँ, तो वो मेरा अधिकार है। मैं आपके अधिकार की सम्मान करता हूँ, आप जातिवादी बने रहें, मुझे स्वराजी बनना है तो ये मेरा व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। मैं धार्मिक बनना चाहूँ, मैं कहते हैं अधार्मिक बनना चाहूँ, या कहते हैं मैं भगवान को मानूं या ना मानूं, वो व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। कोई जबरदस्ती करके हम पूरे देश को वो चाइना की तरह वो बना देंगे कि भाई धर्म को छोड़ दो, धर्म अफीम होता है, या पूरे देश को धार्मिक बना देंगे कि भाई सब कंठी माला लेके करें, ये लोगों पर छोड़ दो। और ऐसा सदियों से चलता आया है लोगों से, ये देश तभी तो 33 करोड़ देवता है। ये हमारे साथ मनोज स्वराज जी हैं, जो एक सातिर, एक पॉलिटिशियन है जिनको डिफेंड करना थोड़ा
सातिर की जगह आप मुश्किल चतुर कह दो, सातिर कह लो, चालाक कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि 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 शंकराचार्य ने भी ये बोला है कि हिंदू धर्म से यदि जाति निकाल दो उसमें कुछ नहीं बचेगा। हालांकि ये कहते हैं कि ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं कहता हूँ ये देश कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश ये देश है। जाति है कि नहीं जाति, उन्होंने अब इस चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। बहुत बहुत